नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मुजफ्फरनगर में जिसका किसानों को लंबे समय से इंतजार था, वो काऊ सेंचुरी आज से शुरुआत हो गई है। यहाँ आवारा पशुओं के आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। क्या क्या सुविधाएं इस काऊ सेंचुरी में होगी? दावे तो बड़े बड़े हैं। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान जी कह रहे हैं 5,000 पशुओं के रख रखाव की जिम्मेदारी होगी, और इन व्यवस्थाओं का भी दावा कर रहे हैं कि यहाँ आने वाले पशुओं को सुविधा भी उपलब्ध होगी, साथ में यहाँ जो बेरोजगार युवा है उनको ट्रेनिंग भी उपलब्ध होगी, स्वरोजगार वो कर सके, ऐसी व्यवस्था भी कराई जाएगी। तो क्या क्या सुविधाएं इस काऊ सेंचुरी में होगी, उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है इस प्रोजेक्ट के नोडल ऑफिसर डॉक्टर शुभम आर्य, और साथ में चरण सिंह जी हैं। तो शुभम भाई, क्या क्या व्यवस्था है इस काऊ सेंचुरी में है? हम पूरी काऊ सेंचुरी घूमेंगे और आपको बताएंगे कि कहाँ पे क्या व्यवस्था है, कितने पशुओं के यहाँ रुकने की व्यवस्था होगी, कितने पशु इस काऊ सेंचुरी में आराम से समा सकते हैं। तो शुभम भाई, शुरुआत से ही बता दीजिए आप, चूंकि ये एंट्री है इस काऊ सेंचुरी की। बड़ी बात है कि यहाँ अब से कुछ महीने पहले तक, 8 महीने पहले जब यहाँ काम शुरू हुआ, तो जिस तरह से उस तरफ आपको दिखाई दे रहे हैं रेत के टिल्ले, इसी तरीके से ये पूरी जमीन भी रेत के टिल्लों में थी। आज जब यहाँ लोग आए तो एक अलग ही नजारा 8 महीने बाद इस जगह का देखने के लिए मिला। तो शुभम भाई, शुरुआत से बता दीजिए कहाँ पे क्या किस तरह की व्यवस्था इस काऊ सेंचुरी में है? सर्वप्रथम सभी आपके दर्शकों को सादर नमस्ते, प्रणाम करता हूं। आज से लगभग 11 महीने पहले यह प्रोजेक्ट एक पास के गांव पुरकाजी के पास मेघाचंदन गांव है, वहां पर शुरू करने का माननीय मंत्री जी का मन था, और काफी कार्य करीब 3 साढ़े 3 महीने एनडीडीबी ने वहां पर अपना वर्क भी पूरा कर लिया था। लेकिन कुछ आंदोलन वहां पर शुरू हुए, कुछ किसानों को नाराजगी होने के बाद में फिर मंत्री जी ने विरोध न करते हुए दूसरी साइट की तलाश की, और मंत्री जी ने कुछ सहयोगियों के माध्यम से यहाँ पर तुगलकपुर कमेड़ा गांव में ये जमीन का चुनाव किया। और ये जो काऊ सेंचुरी है जहां पर आप और हम खड़े हैं, ये करीब करीब 40 एकड़ में बन रही है, करीब करीब 64 करोड़ में इसका टेंडर है। और यहाँ पर बहुत ऊंचे ऊंचे रेत के टीले थे, और 23 वर्षों में स्थानीय लोगों का कहना है कि 23 वर्षों से इतनी बारिश कभी इस क्षेत्र में नहीं हुई जितनी इस बार यहाँ देखने को मिली है। लेकिन ऐसी कंपनी को ठेका था, ऐसा टेंडर था, और एनडीडीबी के भी हमारे साथी हमारे बड़े चरण सिंह जी यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर दिन में भी काम चलता है और रात को भी काम चलता है। मैंने कभी सरकारी संस्था का कार्य 8 महीने में पूरा होता नहीं देखा है, और आज से इसकी शुरुआत हो चुकी है। आज 4 गांव से पशु यहाँ पर आए हैं। तो ये इसका एंट्री गेट है, कहीं से ठीक है सामने लिखा हुआ है काऊ सेंचुरी, लेकिन आप अगर ये टैग यहाँ पे ना लगा हो, आपको शायद कुछ और ही अंदाजा हो, किसी बड़े उद्योग की स्थिति यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। अगर सामने काऊ सेंचुरी का बोर्ड ना हो तो ऐसा एकदम अलग एहसास, यानी कि ये गौशाला है, गो अभ्यारण्य है, ऐसा एहसास होता है कि जैसे कुछ बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पे है। ये काऊ सेंचुरी का एंट्री गेट है, और पीछे की तरफ आप बड़ी तादाद में देख रहे होंगे कि बिल्डिंग्स हैं। तो शुभम भाई, किस तरह की बिल्डिंग्स यहाँ पे बनाई गई है? देखिए, ये भारत का पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य जो मंत्रालय है वो माननीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान जी के पास है। और मैं तो ये कहूंगा कि सौभाग्यशाली हैं मुजफ्फरनगर जिला वासी जिनको ये मंत्री मिले। मंत्री इस जिले के थे तो इसी कारण इस जिले में ये प्रोजेक्ट आ पाया। पूरे भारत का पहला पायलट प्रोजेक्ट है, और यदि ये सरवाइव करता है तो मैं उम्मीद करता हूं कि देश में कोने कोने में देखने को ये हमें दोबारा मिलेगा। अच्छा, इस तरफ क्या व्यवस्था की हुई है आप लोगों ने? जहां आप देख रहे हैं, ये तो हमारे टेम्परेरी ऑफिसेज हैं। इनको जैसे ही निर्माण पूरा हो जाएगा हटा दिया जाएगा, और ऑफिस के बिल्कुल बगल में एक हम मंदिर बनाने जा रहे हैं, जो मंदिर ट्रस्टी लोग बना रहे हैं, ताकि जो यहाँ पर सैलानी आएंगे, यहाँ पर आपको भविष्य में नंदी की सवारी और काऊ सफारी के रूप में भी देखने को मिलेगा। हम लकड़ी की यहाँ बुग्गियों का प्रबंध होगा, और आपने देखा होगा जैसे ये हमारे पार्क है, नेशनल पार्क, उसमें जो जिप्सी से सफारी होती है, ऐसी यहाँ नंदी की सवारी हुआ करेगी। मतलब एक तरह से जो पशु आपके यहाँ आ रहे हैं आवारा, उनका भी इस्तेमाल आप करेंगे? अमरीश भाई, ये आवारा पशु नहीं, ये बेसहारा पशु हैं। ये हमारी खेती नहीं खाते, हो सकता है हमने इनकी खेती खा ली हो। हर गांव में चरागाह होते थे, हमने और आपने ही इनके जमीनों पर कब्जा किया हुआ है। ये
आवारा नहीं, ये बेसहारा पशु हैं। और क्या क्या व्यवस्था है यहाँ पे? इस तरफ पार्क दे दिया आप लोगों ने? इस तरफ पार्क है, यहाँ पर सैलानी आया करेंगे, बैठेंगे, अपने जन्मदिन पार्टी यहाँ पर वो मनाएंगे। ये वीआईपी पार्किंग का प्रोविजन यहाँ पर है, जो बनकर लगभग तैयार है। और आगे जैसे हम बढ़ेंगे, यहाँ पर जो ऑफिसर्स यहाँ होंगे, जैसे डॉक्टर्स होंगे या जिन जिन ऑफिसर्स की यहाँ पर नियुक्ति होगी, तो वो यहाँ पर उनके लिए रहने की व्यवस्था है। और उसके पीछे जो हमारे यहाँ पर कर्मचारी रहेंगे, उनके क्वार्टर्स भी हैं। और पीछे की तरफ ये जो ऑफिस दिखाई दे रहे हैं, ये किस लिए हैं? आप ये राइट साइड में जो देख रहे हैं, ये, हाँ जी, ये हमारा मशीनरी स्टोर है। और एनडीडीबी ने ही ये 13 ट्रैक्टर यहाँ पर परचेज किए हैं। और जो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स हैं वो सब खरीदे गए हैं, क्योंकि खेती भी होनी है, हरा चारा भी आना है। और पशुशाला में भी हमारे ट्रैक्टर कार्य करेंगे निरंतर। और आप जैसे देख रहे हैं, पशु औषधालय एवं कार्यालय है हमारा। यहाँ पर हमारे पशुओं की दवाइयाँ और डॉक्टर्स के बैठने की व्यवस्था रहेगी। इससे अगला जो ऑफिस है वो किस लिए बनाया गया है? इसके अगले ऑफिस से पहले भी मैं यहाँ पर बताऊंगा, यहाँ पर ट्रेविस लगेगा, जहाँ पर जो बीमार और घायल पशु होंगे उनके लिए यहाँ पर व्यवस्था रहेगी। और जो गाय माता हमारी बांझ कहकर छोड़ दी जाती है, हमारे डॉक्टर्स की प्राथमिकता होगी कि हम उनको भी फर्टाइल एनिमल यानी कि दुधारू पशु के रूप में कन्वर्ट करें। ये जो अगला हमारा है, ये हमारा सब स्टेशन रूम है। यहाँ पर हमारे जनरेटर, बिजली के जो बड़े उपकरण हैं वो यहाँ पर रखे गए हैं। और आप ये देख ही रहे हैं, ये मशीनरी का हमारा ये स्टेशन है। कृषि यंत्र भी हम यहाँ पे देख रहे हैं, हैरो, इस तरह की चीजें। तो क्या कृषि भी इस काउसेंचुरी में होगी? यहाँ से 4-5 किलोमीटर की दूरी पर ही गंग नहर के किनारे निर्गाजनी झाल एक जगह पड़ती है। वहां पर सिंचाई विभाग की जमीन सरकार ने चारा हेतु उपलब्ध कराई है, उसको मैं खुद देख रहा हूँ। और वो करीब करीब 350 बीघा जमीन है, जिसमें अभी भी हमारा चारा जो आ रहे हैं वहां से चारा आ रहा है। और भविष्य में भी निरंतर चारा आता रहेगा। कुछ इम्प्लीमेंट्स खरीद लिए, कुछ बाकी भी हैं, जिसमें जैसे बेलर हो गया, ये गट्ठे बनाएंगे और बहुत सारे इस तरह के हैं। अत्याधुनिक काउ सेंचुरी के रूप में लोग इसको देखने जा रहे हैं। आगे ये क्या डेवलप कर रहे हैं आप लोग? ये जो हमारा स्टेशन है, ये श्रमिक सुविधा एवं शौचालय है। यहाँ पर हमारी एक छोटी सी कैंटीन होगी, वॉशरूम वगैरह है। और अगर लंच घर से ला रहे हैं हमारे श्रमिक, वो यहाँ पर ठंडी हवा में बैठकर लंच कर सकते हैं और रेस्ट कर सकते हैं। आप इधर राइट साइड में देख रहे हैं, ये हमारा स्टोर रूम है। कोई भी परचेज होगी किसी भी तरह की, पहले वो यहाँ के स्टोर होगी और फिर यहाँ से संस्था द्वारा उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब आपको मेन चीज दिखाते हैं, वे शेड्स जहाँ पे आवारा पशु आएंगे और उनके रहने की व्यवस्था होगी। आज यहाँ आवारा पशु की कई गाड़ियां पहुंची है। आज ही एक तरह से शुभारंभ तो इसका प्रॉपर नहीं हुआ है, लेकिन आवारा पशु के यहाँ आने का सिलसिला है। तो शुभम भाई, एक शेड में कितने पशु के रहने की व्यवस्था है यहाँ पर? देखिए, वैज्ञानिक तरीके से एक शेड में हम 275-280 पशुओं को रख सकते हैं, लेकिन यदि संख्या बढ़ती है तो थोड़ा बहुत इसको बढ़ाया भी जा सकता है। कितने शेड हैं यहाँ पे? 18 शेड हमारे तैयार है। 18 शेड जी, यानी कि 5000 प्लस पशु इस काउ सेंचुरी में आ सकते हैं और रह सकते हैं। आप सामने देख रहे हैं, पानी की टंकी बन रही है। और हमारे ये जो शेड हैं, ये साइंटिफिकली डिजाइन किए गए हैं। कितनी ऊंची इनकी खोर होनी चाहिए, कितनी नीची होनी चाहिए। और इनमें हमने पेड़ भी लगाए हैं, आप आगे देखेंगे। और 6 जगह एक शेड में पशु को पानी पीने की व्यवस्था है। और अमरीश भाई, मैं आपको बता दूं, देश में अब तक ज्यादातर गौशाला में क्या है, पशुओं को बांध के रखा जाता है। यहाँ पर हम पशुओं को खोल के रखेंगे और 6 जगह ऑटोमेटिक पानी की व्यवस्था है। जैसे ही पानी कम होगा ऑटोमेटिक भर जाया करेगा। और पशु आप देख रहे हैं, इनके चेहरे पर आज यहाँ आप देख सकते हैं कि नई खुशी है। तो ये खोर कह देते हैं गांव की भाषा में, तो हम खोर ही कहेंगे, मैक्सिमम लोग खोर ही समझेंगे। बहुत लोग कहते हैं इसकी जो ऊंचाई है बहुत कम है। देखिए अमरीश भाई, क्या है, एक बार ब्राजील का डेलीगेशन हमारे यहाँ आया था, तो वो हमारी गिर गाय को लेके गए थे। हमने उनसे पूछा कि हमारी गिर गाय को आप ले जा करके और वहां 30-35 लीटर
दूध का उत्पादन कर लेते हो, हमारे यहाँ ये 15-20 तक भी नहीं पहुंच पाती। तो उन्होंने सिर्फ एक ही सेंटेंस अंग्रेजी में कहा था कि हम पशुओं को पशुओं की तरह से पालते हैं, पशुओं को पशुओं की सुविधा से पालते हैं। और इंडियन जो है, भारतीय लोग जो हैं, वो पशुओं को अपनी सुविधा के रूप में हम पालते हैं। पशु चरने के लिए पैदा हुआ है, भगवान ने पशु को चरने की व्यवस्था दी है, तो उसका जो ऊंचाई है, गहराई है, वो साइंटिफिक यही है। हमने आपने अपने घरों में घेरों में जो खोरे ऊंची बना रखी है, उसका कारण ये है कि हमें चारा डालने में आसानी हो, हमें ज्यादा ना झुकना पड़े। वैसे साइंटिफिक लॉजिक यही है। आप इधर से तो देखेंगे ऊंचाई बहुत है, लेकिन अगर आप उधर से देखेंगे पशुओं के खड़े होने के स्थान से, तो ये लगभग वही स्थिति है कि एक पशु जैसे चरने की स्थिति में आता है, उसी तरीके से वो यहाँ पे घास खाएगा। तो चरण सिंह जी, कुछ और विशेष इस काऊ सेंचुरी में जो चीजें हैं, उनके बारे में आप बताएंगे? बाकी यही है, देखिए पेशाब वगैरह करेगा, फिर जो सारा हमारी ड्रेन बनी हुई है, ड्रेनें हैं पूरा ये सिस्टम इससे होके जाता है, और ये सारा एक जगह सैलरी टैंक बना हुआ है। ऐसे सब सारी काऊ सेंचुरी में बीच बीच में जो रोड में जो है, ये देख रहे हैं आप, जो ये चैम्बर बनाए हुए हैं, इनके थ्रू जो है सारी सैलरी एक जगह इकट्ठी होगी, सीपेज जो है सारा, और सैलरी टैंक से फिर हमारा जो उधर एक जगह कलेक्शन होगा। अच्छा, आप मान लो जो गौमूत्र है, एक तरह से उसका औषधि के रूप में भी इस्तेमाल होता है कई जगह, तो उस तरह की चीजें भी इस काऊ सेंचुरी में होगी क्या? ये तो फ्यूचर की प्लानिंग है, क्या होगा ये तो फ्यूचर। लेकिन ये है कि किसी भी तरह की गंदगी यहाँ पर नहीं होगी, सीधा मान लो पशुओं का मलमूत्र है जो भी है, पानी वाटर उसके लिए ना, जी, फ्लशिंग के लिए, पानी के लिए पॉइंट दिए हुए हैं इसमें, जो सब जगह लाइटिंग सिस्टम वगैरह पूरा उस तरह से है पूरा। और पूरी एक सीवरेज की व्यवस्था यहाँ पे बनाई गई है। इन सीवरेज के माध्यम से पशुओं का जो मलमूत्र है वो एक जगह पे एकत्र होकर, जैसे मंत्री ने बताया भाई, पशु के गोबर से खाद वगैरह बनाने की स्थिति जैसी चीजें भी इस काऊ सेंचुरी में की जाएंगी। और क्या बड़ी चीजें शुभम भाई इस काऊ सेंचुरी में होगी? देखिए, पहली काऊ सेंचुरी ये ऐसी है जिसका अपना खुद का सीएनजी प्लांट होगा, और गौमूत्र और गोबर से सीएनजी बनने के बाद भी जो वेस्टेज रहता है, उससे हम यहाँ पर प्रोम बनाएंगे, जो हमारे किसान भाइयों के लिए खाद के रूप में कार्य होगा। और सीएनजी प्लांट से काऊ सेंचुरी के संचालन में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। 50 रुपए प्रति पशु उत्तर प्रदेश सरकार इसमें मदद करती है, और जो सीएनजी से हमें पैसा मिलेगा, ट्रस्ट को पैसा मिलेगा, वो भी गौ माता की सेवा में लगाया जाएगा। और जो यहाँ पर खाद बनेगा, उससे यहाँ के युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। जो पानी की टंकी यहाँ पे बन रही है, इसकी क्षमता कितनी होगी? इसकी 45-50 हजार है लीटर। यानी कितने पशुओं के लिए पानी और कितने टाइम के लिए पर्याप्त होगा? कंटिन्यू 24 आवर सप्लाई रहेगी। नीचे हमारा एक 1 लाख लीटर का अंडरग्राउंड टैंक भी है, उससे फिलअप होगा और कंटिन्यू सप्लाई रहेगी बाई ग्रेविटी। तो पानी की कोई दिक्कत यहाँ नहीं, 2 बोरवेल हैं उसके लिए हमारे। और बड़ी बड़ी चारा काटने की मशीनें भी हमने यहाँ पे देखी, वो भी हम आपको दिखाओगे। और इसके अलावा सीएनजी के प्लांट जो आप बता रहे हैं, वो शुरू हो चुका है? शुरू हो चुका है, उसका डाइजेस्टर वगैरह उसके सब कुछ खुदाई हो चुकी है, और टीम सर्वे और जो प्राथमिक कार्य है उसमें शुरुआत हो चुकी है, और हम समझते हैं अगले 2 से 3 महीने में हमारा उसमें काफी काम हो चुका होगा। इस काऊ सेंचुरी के लिए पशुओं के चारे की भी अच्छी व्यवस्था की गई है। ये यहाँ पे चारा काटने का यंत्र है, तो शुभम भाई क्या कैपेसिटी इस यंत्र की होगी? ये एक यंत्र भी 5000 पशुओं के लिए हरा चारा पर्याप्त रूप से काट सकता है, लेकिन हमने सब्स्टिट्यूट के रूप में प्लान बी भी रखा है। हमने ये 2 चारा काटने की मशीन खरीदी है, और भारत की जो सबसे नंबर 1 चारा काटने की मशीन बरेली से आई है, वहां से हमने ये मंगाई है। और मशीन दिखवाओगे आप हमारे दर्शकों को? बिल्कुल दिखवाएंगे, चलवा के भी दिखवाओ। अभी हमारे ऑपरेटर शायद दाएं बाएं गए हुए हैं, और हम कुट्टी दिखवाएंगे आपको कि ये ऑटोमेटिक ट्रॉली भर देती है। इसमें मतलब किसी चीज में लेके, जैसे तसले में लेके ऊपर डालना नहीं पड़ता, और वो प्रेशर द्वारा ही हम ट्रॉली को भर देती है। आप मशीन देख सकते हैं। और 3 तरह का पीछे चारा काटने की मशीन है, ये होंगे तो ऑपरेटर आपके? लीवर है। ऑपरेटर बिल्कुल अलग ही है। बुलवा में कैसे कौन चलाएगा? मोटर चल जाएगी। लगा देंगे तो हल्का, हल्की 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 से लगा देंगे, थोड़ी 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 थोड़ी। अच्छा, मतलब एक बार चलने के बाद फिर बंद होता है, वोल्टेज बनानी है।
5,000 पशुओं का चारा काट देंगे एक दिन? हाँ, ये क्या है, पशु हरा चारा और सूखा चारा दोनों को मिक्स करके खिलाया जाता है, उसका एक प्रोटोकॉल है। तो 5,000 पशुओं के लिए ये एक मशीन पर्याप्त है हरा चारा काटने के लिए। लेकिन फिर भी ऐसी ऐसी हमारे पास 2 मशीनें हैं। अगर कोई भविष्य में खराबी आती है या फूक जाती है, कोई मेंटेनेंस है, 2 मशीनें हमने परचेज की हैं, दोनों ही उपलब्ध हैं, दोनों आ चुकी हैं। क्या कॉस्ट एक मशीन की आ रही है? ये तो टेक्निकल लोग ही बताएंगे, लेकिन मुझे लगता है शायद टेंटेटिव ये 2,65,000 की एक है। चरण सिंह जी, एक बार आइए प्लीज। ये जो चारा मशीन आई है, क्या कॉस्ट इसकी पड़ी है? कॉस्ट 375 है ना। 3,75,000 रुपए की ये चारा मशीन। हो सके बहुत से किसान भाइयों ने हमारे देखी हो और शायद बहुत से लोगों ने नहीं देखी हो। 3,75,000 रुपए की ये चारा मशीन लाई गई है यहाँ पे, जो कि 5,000 पशुओं के चारे की व्यवस्था एक दिन में करने के लिए सक्षम है। और ऐसी 2 मशीन, ताकि पशुओं को किसी भी किस्म से दिक्कत ना आवे चारे की, यहाँ पे लगाई गई है। दूसरी मशीन, अगर एक मशीन में कोई प्रॉब्लम आवे तो उसके लिए यहाँ मंगाई गई है। तो कितनी तरह के चारे की व्यवस्था यहाँ पे पशुओं के लिए होगी? देखिए, 3 तरह का चारा उपलब्ध है यहाँ पर। हरे चारे के रूप में हम इनको हरी सरसों खिला रहे हैं, सूखे चारे के रूप में हम बासमती धान का पुआल खिला रहे हैं, और एक जो सूखी कड़वी के रूप में आप और हमारे किसान भाई जानते हैं कि सूखी कड़वी, जिसमें बाजरे की बालियां और ज्वार की बालियां भी उपलब्ध हैं। तीनों चारों को हम इनको मिक्स करके पशुओं को खिलाते हैं, जो हमें डॉक्टर्स ने और साइंटिस्ट विशेषज्ञों ने जो प्रोटोकॉल दे रखा है, उसी के तहत चारा पशुओं को दिया जा रहा है। यानी जो पशु अब तक एक तरह से बेसहारा थे और जो जिस भी तरह का चारा कह लीजिए उन्हें मिल रहा था, वो खा रहे थे, अब उन्हें प्रॉपर उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चारा मिला गया। देखिए अमरीश भाई, चारा तो जो पशु हमारे बाहर थे वो हो सकता है यहाँ से बेहतर खा रहे हों, लेकिन मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि गौ माता को जो मान सम्मान और जो हिंदू सनातन धर्म में उनकी आस्था है, जो उनका दृष्टिकोण होना चाहिए, जो उनको सम्मान मिलना चाहिए, वो उनको जरूर सम्मान मिलेगा। और गौ माता को आदर के भाव से इस काऊ सेंचुरी में सभी लोग देखेंगे। कितने लोग काम कर रहे हैं इस काऊ सेंचुरी में अभी? और जब मान लो पूरे काम इस काऊ सेंचुरी का कंप्लीट हो जाएगा, 5,000 पशु यहाँ पे होंगे, तो उनकी देखरेख के लिए कितने लोग यहाँ पे लगाए जा रहे हैं? यहाँ पर अभी तो काफी लोग काम कर रहे हैं, 1,000 से भी ज्यादा हैं, क्योंकि निर्माण कार्य भी चल रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूं काऊ सेंचुरी के संचालन की, तो 400 से 500 लोग इसमें कुल मिला के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उनको रोजगार मिल रहा है। सामने की तरफ ये साइलेज बोलेंगे आप? नहीं जी, ये हमारा है गोडाउन है, जिसमें हम गेहूं के समय में भूसा एकत्रित करेंगे, और पुआल की जब फसल आएगी, जो धान की फसल आएगी, इसमें हम जो हमारा बेलर आ रहा है उसके जो बॉक्सेस बनाएंगे, उनको हम यहाँ पर इकट्ठा करके रखेंगे भविष्य के चारे के लिए। स्टोरेज रूम है हमारा। तो कितने समय के लिए पशु का चारा यहाँ पे एकत्रित हो सकता है जब 5,000 पशु यहाँ पे होंगे? ये 6 महीने के लिए हो सकता है। 6 महीने हम इसमें चारे को एकत्रित कर सकते हैं, और 6 महीने बाद हमारी दूसरी फसल आ जाती है, जैसे रबी और खरीफ। और आप हे गोडाउन की बात कर रहे हैं, हमारा जो सामने तैयार होने लग रहा है, ये हमारा हे गोडाउन है। हे साइलेज हम इसमें बना के यहाँ पर स्टोर किया करेंगे। ये पशुओं के चारे के लिए बड़ा एक तरह से गोडाउन बनाया गया है। जो दूसरी वैकल्पिक मशीन की बात की थी हमने, वो दूसरी वैकल्पिक मशीन यहाँ पे रखी हुई है पशुओं के चारे के लिए। तो यहाँ आप बोल रहे हैं कि 6 महीने का चारा 5,000 पशुओं के लिए स्टोर हो सकता है। देखिए, धान की फसल में और गेहूं की फसल में हम सभी किसान भाइयों से दान के रूप में उनसे जो उनकी स्वेच्छा से भूसा और धान की पुआल लेंगे, तो वो अगले 6 महीने के लिए स्टोर करने के लिए हमारे पास ये जगह की व्यवस्था है। और पुआल के गट्ठे बनाने के लिए जो अति आधुनिक मशीन बेलर, जिसको कहते हैं बेलर और लाइनर, करीब करीब उसकी कीमत 29 लाख रुपए है, और लाइनर की कीमत करीब करीब 8 लाख रुपए है शायद, वो हमने परचेज कर लिया है। वो हमारा रास्ते में है, वो बाहर से आ रहा है। और स्लरी टैंक के लिए 2 टैंक आ रहे हैं, शायद जिनकी कीमत 38 लाख रुपए है, वो शायद यूएस से हमारे आ रहे हैं, इनको हमें इम्पोर्ट कर रहे हैं। एक तरह से जो मान लो आप बहुत सी जगह धान जलाने वाली स्थिति भी होती थी, तो उस समस्या से भी छुटकारा मिलने वाला है फिर? निश्चित रूप से अमरीश भाई, धान जलाने से पर्यावरण का नुकसान, देश का नुकसान, और हमारा जो किसान है उसका भी नुकसान होता है। जो सूक्ष्म जीवाणु हमारी जमीन में पाए जाते हैं वो भी उससे मर जाते हैं। इस इलाके की तो निश्चित रूप से समस्या हम 100% खत्म कर देंगे। धान जलाने की जरूरत उसको नहीं पड़ेगी।
काऊ सेंचुरी में पशुओं के चारे की सही व्यवस्था हो, पशुओं के चारे के संकट ना हो, उसके लिए अभी से, जबकि आज ही काऊ सेंचुरी स्टार्ट हुई है और पशुओं के आने का सिलसिला अभी शुरू हुआ है, लेकिन उससे पहले ही बड़ी तादाद में एक तरह से चारे की व्यवस्था की गई है। क्या बताना चाहेंगे शुभम भाई इस बारे में? क्या किस तरह का चारा ये है? अमरीश भाई, ये बासमती धान की पुआल है जो हमने हरियाणा के करनाल, रोहतक, सोनीपत, पानीपत से मंगाई है और 30,000 क्विंटल ट्रस्ट ने वहां से ये चारा खरीदा है। और हमारे पास के जो विश्वविद्यालय है सरदार वल्लभ भाई पटेल, वहां से खरीदा है। IIFSR है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मिंग सिस्टम रिसर्च, वहां से भी लिया है। और जो आसपास के जितने सरकारी शिक्षण संस्थान है जहाँ धान होती है, वहां से भी यहाँ पुआल खरीद के मंगाई गई है, जो ट्रस्ट के लोगों ने उसका पैसा वहन किया है। और पूरे चारे की व्यवस्था यहाँ पर अभी उपलब्ध है। तो आप देखेंगे कि इधर भी और सामने की तरफ तो पूरा एक बड़ा एरिया पुआल के इन ढेर से भरा गया है, ताकि पशुओं के सामने किसी तरीके के चारे का संकट यहाँ पे ना हो। इस काऊ सेंचुरी में पशुओं का जो गोबर होगा, मूत्र होगा, उससे CNG भी बनाई जाएगी। ये हमारे सामने जो आप देख रहे हैं, ये CNG बनाने का टैंक है। तो किस तरीके से CNG यहाँ पे बनेगी शुभम जी, और कितने टाइम में ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा CNG बनाने का? देखिए अमरीश भाई, यहाँ पर सारा अंडरग्राउंड पाइपलाइन का काम पहले से ही हो चुका है। ये हमारे जो स्लरी टैंक हैं, करीब करीब 15 दिन में ये दोनों चालू हो जाएंगे। टैंकर हमारे विदेश से दोनों आ रहे हैं और जो NDDB है वो CNG प्लांट भी लगा रही है। तो जहां तक मैं समझता हूँ करीब करीब 2 से 2.5 महीने में ये अपनी CNG बनानी यहाँ पर शुरू हो जाएगी। सर टैंक से क्या मतलब है आपको? स्लरी टैंक से मतलब है कि जो लिक्विड के रूप में गाय का मल और मूत्र आएगा यहाँ पर, उसको टैंक द्वारा सक्शन किया जाएगा और फिर जो CNG का डाइजेस्टर है उसमें ले जाया जाएगा और फिर अत्याधुनिक तरीके से वहां पर CNG का निर्माण होगा। और CNG निर्माण के बाद भी जो वेस्टेज बचेगा उससे प्रोम बनाएंगे, खाद बनाएंगे, जो किसान भाइयों के काम आएगी। इस काऊ सेंचुरी में 5,000 आवारा पशुओं के रखरखाव की व्यवस्था तो होगी। इसके साथ ही जो लोग यहाँ घूमने आएंगे, एक तरीके से इसे बड़ा टूरिस्ट स्पॉट बनाने की भी योजना है। तो क्या नया आप लोग करने वाले हैं शुभम भाई यहाँ पे, ताकि लोग यहाँ पे आवे? चलो एक तो धार्मिक विषय है, कोई पशु को चारा खिलावे, अपना कोई ओकेजन मान लो कर भी सकता है आदमी, मान लो अपना जन्मदिन यहाँ मनाए, अपनी सालगिरह यहाँ पे मनाए, पशु को चारा खिलाए, एक तो वो तो दान पुण्य की स्थिति होगी। लेकिन पर्यटन के हिसाब से भी क्या आप यहाँ पे कुछ संभावनाएं तलाश रहे हैं? देखिए, जो आजकल नया कॉन्सेप्ट चल रहा है, जो एग्रो फॉरेस्ट विलेज टूरिज्म के नाम से नई नई जगह डेवलप हो रही हैं, राजस्थान में है, महाराष्ट्र में भी है। तो माननीय मंत्री जी का विजन है कि हम इसको एग्रो फॉरेस्ट विलेज टूरिज्म का भी एक दर्जा देंगे और ऐसी व्यवस्था बनाएंगे। और जो लोग यहाँ पर अपने फंक्शन अरेंज करने आएंगे, अपने फंक्शन मनाएंगे, हम उनका पूरा सहयोग करेंगे। जो उनको यहाँ पर भौतिक रूप से व्यवस्था चाहिएगी, हम उसमें भी मदद करेंगे और उनको फ्री में स्थान भी देंगे। और वो अपनी श्रद्धा के अनुसार जो गौ माता के लिए दान करना चाहे, अपने हाथ से उनको कुछ खिलाना चाहे, चोकर चूरी के बोरे ला के देना चाहे, उन सभी का स्वागत है। तो ये जो जगह है वो ऊपर की तरफ ऊंचे टीले दिखाई दे रहे हैं, अभी इसे समतल नहीं कराया आपने, इसका क्या इस्तेमाल आप लोग करेंगे? ये विजन है मंत्री जी का कि इसमें हम ऊपर टीलों के ऊपर हट्स बनाएं, झोपड़ियां बनाएं, ताकि जो लोग आए वो अपना खाना पीना उसमें खा सकें, बैठ सकें। क्योंकि बड़ी काऊ सेंचुरी है, घूमने में आदमी थक भी जाएगा और धूप भी होगी, तो छाया में यहाँ पर झोपड़ियों का निर्माण किया जाएगा, जिसमें पर्यटक लोग आएंगे और यहाँ पर अपने बच्चों को दिखा सकेंगे, जो शहरों के लोग हैं, कि ऐसे एग्रो टूरिज्म विलेज होते हैं। ये काऊ सेंचुरी है और इसके सामने एक और बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसमें जो युवा हैं उनको पशुओं से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि वे अपना स्वरोजगार भी कर सके। तो क्या पूरा प्लान होगा शुभम भाई? अमरीश भाई, ये जो सामने आप जगह देख रहे हैं, इसमें 10 एकड़ भूमि में एक ट्रेनिंग हॉस्टल का निर्माण शुरू हो चुका है और इसमें हमारे 160 बच्चों की क्षमता का ये ट्रेनिंग हॉस्टल है, जिसमें AI, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और शुरुआती रखरखाव, पशु कैसे पालने हैं, उनका उपचार, पट्टी बांधना, उनको दवाई देना, वैक्सीनेशन करना, उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। और जो किसान भाई हैं कैसे पशुपालन करें और बिजनेस के रूप में कैसे पशुपालन करें, उन सब चीजों की यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएंगी, जिससे क्षेत्र का किसान समृद्ध होगा और क्षेत्र के युवाओं को रोजगार मिलने की निश्चित रूप से उम्मीद है। भविष्य में ये लाभकारी
बहुत शानदार हॉस्टल यहाँ बनने जा रहा है। कितने समय की ये ट्रेनिंग होगी? ये 3 महीने की ट्रेनिंग होती है। जैसे एनडीआरआई, करनाल और हैदराबाद, देश के गिने चुने हिस्सों में ये ट्रेनिंग दी जाती है। तो यहाँ पर भी वो शुरू 1 वर्ष के अंदर अंदर मुझे लगता है हो जाएगी। यानी एक बैच में लगभग 160 बच्चे यहाँ से निकलेंगे। हाँ जी, एक बैच में करीब करीब 160 बच्चे होंगे जो ट्रेंड होंगे, और समय समय पर किसान भाइयों के लिए भी यहाँ पर ट्रेनिंग का आयोजन किया जाएगा, जिससे उनको आधुनिक पशुपालन के बारे में वैज्ञानिक जानकारियां दी जाएंगी। यानी करीब 150 बच्चे भी अगर एक बैच से निकले तो 600 बच्चे पूरे साल में निकलेंगे जो कि अपना रोजगार कर सकते हैं। तो आवारा पशुओं की समस्या का तो समाधान ये काऊ सेंचुरी कर ही रही है, लेकिन जो बेरोजगारी की समस्या है युवाओं के सामने, उसका समाधान भी ये काऊ सेंचुरी करने वाली है। जी, क्या कहना? मैं ये कहना चाहूंगा कि यहाँ पर जो हमारी गौ माता आएंगी और जिनको जो दूध नहीं देती हैं या किन्हीं कारणों से उनको नए दूध कंसीव नहीं कर पाती हैं, अत्याधुनिक तकनीकियों द्वारा, बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स द्वारा उनको भी दुधारू गाय के रूप में यहाँ पर कन्वर्ट किया जाएगा, जिसमें जैसे भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक है और बहुत सारी हैं। तो उसके एक्सपर्ट ज़्यादा अच्छे से बताएंगे, लेकिन हम उनको जो बेसहारा पशु हमारे हैं, हम उनको फर्टाइल एनिमल के रूप में भी कन्वर्ट करने का पूरा काम करेंगे। अच्छा, आमतौर पर देखने का मिलता है कि जो पशु कम दूध दे रहे हैं, 2 किलो 3 किलो, किसान उन पशुओं को भी छोड़ दे रहे हैं। तो क्या वह यहाँ पे एक तरह से कोई डेयरी टाइप भी आप लोगों का डेवलप करने का होगा ताकि जो दूध यहाँ जनरेट होगा पशु से वो भी लोगों तक पहुंचे? देखिए अमरीश भाई, अगर पशु यहाँ पर हमारे दुधारू होते हैं तो हम ये भी कोशिश करेंगे कि किसान भाई यहाँ से दूध भी ले सकते हैं। हम ये भी कोशिश करेंगे कि अच्छी नस्ल की बछियां हम किसानों को दें, और इस भारत का जो सबसे अच्छा सीमन गाय के लिए होगा वो भी यहाँ उपलब्ध होगा, और किसान भाई अपनी गाय को इंसेमिनेट यानी कि नए दूध यहाँ पर दुनिया के सबसे अच्छे सीमन से करा सकते हैं। तो बड़ी सुविधा एक तरह से केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान जी ने दी है मुजफ्फरनगर के लोगों को। आवारा पशुओं की समस्या से छुटकारा मिल रहा है। करीब 5000 पशुओं की क्षमता का ये काऊ सेंचुरी यहाँ पे बनाई गई है। इसके अलावा युवाओं की बेरोजगारी की समस्या दूर होगी। एक साल में करीब 600 बच्चे यहाँ युवा ट्रेनिंग लेंगे पशुओं के उपचार की भी और दूसरी चीजों की भी, ताकि वो अपने क्षेत्र में आ, अपना स्वरोजगार कर सके, पशुपालन या पशुओं का उपचार कर सके। और साथ ही एक बड़ा प्रोजेक्ट ये भी हो सकता है कि यहाँ पे जो पशु आएंगे जिनमें दुधारू होंगे उनके दूध का भी कारोबार हो, और साथ में इस काऊ सेंचुरी को प्रॉपर चलाने की व्यवस्था भी हो। और जो ट्रस्ट यहाँ पे बनाया गया, सबसे बड़ी बात यह है कि गौशाला बन जाती है लेकिन उनके सही रख रखाव की व्यवस्था नहीं होती। हमने बहुत सारी गौशाला देखी जहाँ पे पशु भूख से मरने के लिए मजबूर है, लेकिन यहाँ एक प्रॉपर व्यवस्था की गई है और सामाजिक लोगों का भी सहयोग लिया जा रहा है। क्षेत्र के किसानों से भी संजीव बालियान जी ने अपील की है कि जब मान लो गेहूं कटेगा तो कम से कम चाहे 1 गठरी भुस से ही वे यहाँ पे दे, ताकि इस काऊ सेंचुरी का सही तरीके से रख रखाव हो सके।